वक्त हो चुका है बिग ब्रेकिंग का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की सियासत की करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में नई सरकार बनने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। 5 दिसंबर को बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि अभी मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। गुरुवार रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच बैठक हुई थी, जिसमें सरकार के स्वरूप पर प्रारंभिक चर्चा हुई। और अब अजीत पवार ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी का ही सीएम होगा। 2 उप मुख्यमंत्री दोनों सहयोगी दलों से होंगे। नक्की झालंय, कशा पद्धतीनं बजेटमध्ये तरतूद केलेली असेल तेच पैसे दिले गेले असतील, परंतु नक्की त्याच्या पाठीमागची पार्श्वभूमी काय आहे ती दुसरी मंत्रालयातनं समजून घेतल्याशिवाय तो भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला। राहिलेले 2 पक्षाचे 2 उपमुख्यमंत्री होतील हाही निर्णय झाला। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार के गठन में लगातार देरी हो रही है और इस बीच में कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव में हैं। उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। शिंदे की सेहत को देखते हुए उनके गांव में डॉक्टर्स की एक टीम पहुंची है। डॉक्टर्स ने जानकारी दी कि एकनाथ शिंदे को बुखार है, वो 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। आज शाम तक शिंदे के मुंबई पहुंचने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब सर्दी आहे, थ्रोट इन्फेक्शन आहे आणि फिवर आहे, तर त्यांना आत्ता मी ट्रीटमेंट चालू केलेली आहे, चालू ठेवलेली आहे। आता सलाईन वगैरे लावलेलं आहे, IV लावलेलं आहे आणि त्यांना 1-2 दिवसात बरं वाटेल। ते उद्या मुंबईला जाणारच आहे। किती वाजता जाणार बघू, नक्की नाही पण जाणार आहे। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में कल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंक दिया, जिसके बाद वहां मौजूद उनके समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मालवीय नगर में पदयात्रा के दौरान बस मार्शल अशोक झा की तरफ से केजरीवाल पर पानी फेंकने का प्रयास किया गया। आरोपी अशोक झा खानपुर डिपो में बस मार्शल के पद पर तैनात हैं। उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। इस पूरे मामले के बाद आम आदमी पार्टी केंद्र और बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और अरविंद केजरीवाल को जलाने की साजिश का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को नौटंकी करार दिया। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। वहीं मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी को ड्रामा किंग बताया है। सुनिए जरा। विकासपुरी में हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग। नागलोई में हमला हुआ, खुद सांसद बीजेपी के गुंडों को लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करता है। आज जीके में हमला हुआ अरविंद केजरीवाल के ऊपर, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अमित शाह जी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप दिल्ली के कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे तो हम आपके ऊपर हमला करवाएंगे। उस व्यक्ति ने स्प्रिट फेंकी अरविंद केजरीवाल पे, उसके हाथ में माचिस था, जानलेवा हमला था, कुछ भी वो कर सकता था। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ये जब लोगों की नजरों में नीचे गिर जाती है तो इस सहानुभूति पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं तो कहता हूं कि सभी को सावधान रहना चाहिए। अपने ऊपर गोली भी चलवा सकते हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये लोग ड्रामों के किंग हैं और इनसे दिल्ली को सावधान रहना चाहिए। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंकने की घटना को राजनीतिक नौटंकी बताया है। वहीं आनंदपुर साहिब से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया। ये भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर थप्पड़ लगवाएंगे, अपने ऊपर चीजें फेंकेंगे और जो जानकारी आ रही है वो पानी है। वहीं का एक इन्हीं का स्थानीय कार्यकर्ता है जो शराब के नशे में पकड़ा गया है। और अरविंद केजरीवाल की ये राजनीतिक नौटंकी है, हताशा है, निराशा है जो दिखाई देती है। होम मिनिस्ट्री पूरी तरह फेल हो चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने पर आज भाजपा का डर देखिए। आप अरविंद केजरीवाल से डर देखिए, आज उन्होंने उन पे हमला करवाने की साजिश की है। भाजपा की साजिश है, भाजपा की कायरता है। अरविंद केजरीवाल जी से कहीं ना कहीं उनको डर लगता है।
उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर आज महापंचायत होगी और आज होने वाली इस महापंचायत को करीब 15 से 16 शर्तों के साथ परमिशन मिली है। इनमें हेट स्पीच ना करने, धार्मिक भावना नहीं भड़काने, रैली नहीं निकालने और ट्रैफिक बाधित नहीं करने के साथ शांति व्यवस्था कायम रखने के समेत कई शर्तें शामिल हैं और उसके बाद से ही महापंचायत की परमिशन मिली। मस्जिद विवाद को लेकर आज होने वाली इस महापंचायत में हैदराबाद के गोशामहल सीट से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी महापंचायत में शामिल होंगे और इसके साथ ही उत्तराखंड में हिंदू संगठन के बड़े नेता स्वामी दर्शन भारती समेत तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में धारा 163 लागू की है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही पूरे बाजार में फ्लैग मार्च भी पुलिस के द्वारा निकाला गया है। उत्तरकाशी की मस्जिद को लेकर आज महापंचायत होगी और एक पक्ष मस्जिद हटाने पर अड़ा हुआ है तो दूसरा पक्ष बचाने के लिए खड़ा है। इसीलिए महापंचायत से पहले उत्तरकाशी में टेंशन है तो सरकार, बीजेपी, कांग्रेस की नजर महापंचायत पर टिकी है। देखिए यह रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मस्जिद के विरोध में यह प्रदर्शन 24 अक्टूबर को हुआ। नौबत यहां तक आई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हिंदू संगठनों पर लाठी भाजने को उत्तरकाशी में डीएम और एसपी की लापरवाही माना गया। एसपी पर गाज गिर चुकी है, जो हालात को संभालने में नाकाम रहे। वहीं विवादित मस्जिद को लेकर रविवार को उत्तरकाशी में महापंचायत होने वाली है। देवभूमि विचार मंच ने महापंचायत बुलाई है तो हिंदूवादी संगठन भी साथ हैं। महापंचायत के दौरान हालात न बिगड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में फोर्स लगा दी गई है, क्योंकि मस्जिद के पक्षकारों का मानना है कि मस्जिद सही जगह पर है। उत्तरकाशी के हालात पर सरकार की भी नजर बनी हुई है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डीएम की रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब मैं उत्तरकाशी गया था तो मुझे अनेक सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने ज्ञापन दिए थे और अपनी कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी। तो मैंने उसमें जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करने के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी जांच पूरी हो जाएगी और जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई। उत्तरकाशी जिले में यह अकेली और एकमात्र मस्जिद है जो हिंदू मुस्लिम सियासत का केंद्र बनी है। कांग्रेस देवभूमि में मस्जिद से लेकर महापंचायत के माहौल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है तो बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में सबको बात कहने का अधिकार है, पर हालात न बिगड़े ये देखने का जिम्मा सरकार का है। ये देवभूमि है, यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ये सब चीजें घटित हो रही हैं क्योंकि काम कुछ किया नहीं है, जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। जनता का ध्यान भटकाने के लिए केवल लोगों को मंदिर मस्जिद के मामले में उलझाया जा रहा है, उस झगड़े में फंसाया जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। कानून व्यवस्था बनाए रहे ये सरकार का उत्तरदायित्व है। हम किसी भी व्यक्ति को, कांग्रेस के लोग धरने प्रदर्शन करते हैं तो वो भी पक्ष है, लेकिन कोई समाज का वर्ग अगर किसी विषय को लेकर अपनी बात को रखना चाहता है तो उसकी बात सुनने का सरकार को पूरा अधिकार है। हाँ, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको हम दृढ़ता से पालन करेंगे। उत्तरकाशी में हिंदूवादी संगठन और लोकल लोग उत्तर की इस काशी में कोई मस्जिद नहीं चाहते तो मुस्लिम पक्ष एकमात्र मस्जिद को बचाने के लिए हाईकोर्ट तक की शरण में है। ऐसे में रविवार को होने वाली महापंचायत से पहले उत्तरकाशी में तनाव बढ़ा हुआ है। उत्तरकाशी से बलवीर के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। संभल की खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को ही हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंच गई है। 3 सदस्यों की न्यायिक आयोग की टीम हिंसा वाली जगह का निरीक्षण कर रही है और इस दौरान संभल के डीएम, एसपी और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर भी मौजूद हैं। बता दें, सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया है जिसमें रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एके जैन शामिल हैं। संभल हिंसा सुनियोजित साजिश थी या अचानक हुई एक घटना, ये जांच करेगा आयोग। इसके पीछे किन किन लोगों की भूमिका थी ये भी पता लगाएगा। इसके साथ ही हिंसा से पहले और बाद में पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम सही थे या नहीं, ये भी जांच करेगा आयोग। तो उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा जो हुई और उसके बाद से
जो माहौल वहां बिगड़ता हुआ नजर आया, उसके लिए टीम गठित की गई है। जांच आयोग आज सीधे उत्तर प्रदेश के संभल में पहुंची, जहां पर संभल की हिंसा सुनियोजित थी, क्योंकि जिस तरह से वीडियो निकलकर सामने आया था, जो बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ाए गए थे, माना यह जा रहा था कि वो सुनियोजित घटना थी। तो सुनियोजित घटना थी या ऑन द स्पॉट वो घटना वहां पर घटित हुई? उसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से जो भी कदम उसके पहले और एक्शंस बाद में लिए गए, क्या वो सही थे या नहीं सही थे, उससे जुड़े तमाम जो सवाल खड़े हो रहे थे, उसके लिए ही आज संभल पहुंची है न्यायिक आयोग, और जिसकी पूरी जांच की जा रही है। और इधर संभल जामा मस्जिद केस में बड़ा खुलासा आपको बताते चले। बड़ी खबर यह है कि जामा मस्जिद है नोटिफाइड राष्ट्रीय स्मारक। जामा मस्जिद पर एएसआई का कंट्रोल नहीं है, स्थानीय एसआई को निरीक्षण करने नहीं देते हैं। ये भी बताते चले कि पुराने ढांचे को भी मस्जिद कमेटी ने बदल दिया। 2018 में अवैध तरीके से यहां पर रेलिंग लगाई गई थी, मस्जिद की सीढ़ियों पर रेलिंग लगाई गई थी। कोर्ट में एएसआई के हलफनामे जो दर्ज हुए थे, उससे ये बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर संभल के जामा मस्जिद से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये है कि जामा मस्जिद नोटिफाइड राष्ट्रीय स्मारक है। और संभल में जामा मस्जिद को लेकर जारी जंग के बीच आपको ये दिखाते हैं संभल की वो इनसाइड स्टोरी, जिसमें कई ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर हिंदू पक्ष इस मस्जिद के मंदिर होने का दावा कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। संभल का जामा मस्जिद, जिसे हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है, वो दावे ऐसे ही नहीं किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष ने इस दावे को लेकर जो मजबूत सबूत पेश किए हैं, वो एक एक कर हम आपको दिखाते हैं। सबूत नंबर 1, शिलापट, जिस पर शाकाब्द 987 लिखा हुआ है और पूरा शिलापट संस्कृत में है, जिस पर मंदिर और आसपास के कूपों के नाम है। सबूत नंबर 2, प्राचीनतम नक्शा, हरिहर मंदिर का उस समय का नक्शा, जिसमें हरिहर मंदिर कूपों को दिखाया गया है। इसी नक्शे के बीच में हरिहर मंदिर का जिक्र है, जहां आज जामा मस्जिद मौजूद है। सबूत नंबर 3, कूप पर पूजा की तस्वीर, मस्जिद के पास कूप पर पूजा की तस्वीर। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2012 तक यहां पर पूजा की जाती थी, जिसे तत्कालीन सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने रुकवा दिया और सपा सरकार में इस कुएं के ऊपर ही पुलिस चौकी बना दी गई। कि इन्हीं ऐतिहासिक और पौराणिक दस्तावेजों, साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर हिंदू पक्ष यह दावा करता है कि संभल में जहां पर अभी शाही जामा मस्जिद स्थित है, वहां पहले हरिहर मंदिर होता था। हालांकि मस्जिद का सर्वे हो चुका है, जिसे सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किया जाना है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी हैं। दावा ये भी है कि मस्जिद के मुख्य गुंबद पर कलशों की आकृति और टूटे तीर के निशान भी हैं। बिल्कुल सच है, पहले भी ये मंदिर था, बाबर ने इसे तोड़ा 1500 में के आसपास, और उसके बाद मस्जिद बना दी उन्होंने। और एक अंदर मंदिर है, उसमें दीवार लगाकर उन्होंने मंदिर को बंद कर दिया है। शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि होती है, आज भी वहाँ से आवाजें आती हैं, हमारे लोग उसकी पूजा भी करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं। लेकिन आप जानते ही माहौल कैसा है, इसलिए हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे जल्द से जल्द हमारा इस मंदिर का द्वार खोला जाए। लेकिन जब मस्जिद है तो पूजा कैसे करते हैं, किस तरह से जल चढ़ाते हैं? बाहर से जल चढ़ाते हैं, बाहर से दीवारों पर जल चढ़ाते हैं, उसी की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि जो मट्टे गुम्बद है ऊपर वो हमें दिखता है उन्हीं छतों से, वहीं से उनको प्रणाम करते हैं, वहीं से उनको फूल अर्पित करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे आसपास घर हैं। जहां अभी मस्जिद है, पुराने मानचित्र का हवाला देकर वहां हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इस मैप में बीच में हरिहर मंदिर को दिखाया गया है, साथ ही आसपास के कूप दर्शाए गए हैं। मैप में मंदिर का एक बड़ा सा परिसर दिखाया गया है, जिसके बीच में हवन कुंड दिखाया गया है। इसके साथ ही परिसर के अंदर ही पश्चिम की ओर यज्ञ कूप का जिक्र है और हरिहर मंदिर के पूरब में कल्की मंदिर का उल्लेख है।
लोगों का मानना है कि इसी जामा मस्जिद में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होने वाला है। लोगों का दावा है कि ये मानचित्र संभल का प्राचीनतम नक्शा है। मंदिर था ये, इसको तोड़ के दोबारा उन्होंने कब्जा करके सब वो करा। अभी मंदिर ये मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, हरिहर मंदिर के नाम से। किस भगवान का मंदिर है ये? क्या ये शंकर जी का मंदिर है। दीवार वगैरह लगा दिए, बंद कर रखा है। अभी बाहर कुआ है उसके, इसे चौकी बना दी पुलिस की, वहाँ बनी हुई है। हाँ, अंदर पहले जावे थे, अब तो बहुत समय से कोई जान नहीं देता वहाँ पे। बाहर से अपने हाथ जोड़ लेते हैं। लोगों की माने तो पहले मस्जिद में हिंदू भी जाते थे, लेकिन अब वहाँ हिंदुओं के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों का कहना है कि मस्जिद के मूल परिसर के अंदर गुम्बद के नीचे एक लंबी सी जंजीर लटकी हुई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि उस जंजीर में घंटी बांधी जाती थी। क्योंकि इंडो इस्लामिक स्कल्पचर है ये, इसके अंदर काफी तब्दीली है। मंदिर में आप जाएंगे देखेंगे घंटे का कोई टंगा हुआ है आज भी, चेन, और कुछ लोगों ने उसमें झाड़ फूस टांग दिया है। या उसके अंदर कुछ पिलर्स थे जिनको तब्दील कर दिया गया है। पुरानी भित्ति चित्र हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये तो जब अभियान व्यापी का चल रहा है, पिछले 1 साल से कार्बन डेटिंग, कभी कोई है कभी वो, तो फैक्ट एंड फाइंडिंग तो आप कहीं ले जा सकते हैं, रियल फैक्ट्स हैं। और ये आने वाले वक्त में सब चीजें बदलेंगी। हमारे पास एक नक्शा है, उस नक्शे के अंदर हमारे पूरे संभल के अंदर 68 तीर्थ हैं। उस 68 तीर्थ के बीच में हमारा ये हरिहर मंदिर है, जिस मंदिर को इस नक्शे के अंदर दर्शाया गया। ये तीसरा संभल का ये प्राचीनतम नक्शा है। इस नक्शे के अंदर ये हरिहर मंदिर है, यही मुख्य तीर्थ स्थल है जो एक बड़ा दिखाया भी गया है। और इसी की पूरी 24 कोसी परिक्रमा लगा जाती है। इसी परिक्रमा को भी मुगल शासन में तोड़ दिया था, खत्म कर दिया था हमारे, जबकि इसकी मान्यता कभी खत्म नहीं हुई। लगातार उस पर परिक्रमा होती रही है, चाहे 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, परंतु आज उस परिक्रमा मार्ग पर लगभग 3 लाख आदमी निकले हैं इस बार भी, जिसमें प्रशासन ने दावा किया कि 3 लाख से अधिक आदमी इसी परिक्रमा पर निकले हैं। उसी परिक्रमा की परिधि में ये अपना ये हरिहर मंदिर है। लोगों का दावा है कि 1500 के आसपास मुगलों ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया, लेकिन हिंदू की आस्था कभी कम नहीं हुई। शिवरात्रि की रात वहां से आवाजें आती हैं। आज भी लोग वहां पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। लोग अपने छतों से मस्जिद की गुंबद को देखकर जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। लोगों का दावा है कि ये भगवान शिव का मंदिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, धर्म परिवर्तन से जुड़ी ये बड़ी खबर ये है कि राजस्थान सरकार प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी बिल लाने वाली है। कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने इसका ऐलान कर दिया है और आपको इसी पर ये रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्मांतरण विरोधी बिल को मिली मंजूरी। लव जिहाद के खिलाफ भी कड़ा कानून। शनिवार को भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन इनमें सबसे अहम है राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल, जिसे कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इस बिल को सरकार अगली विधानसभा में पेश करेगी, जिसमें सजा का प्रावधान भी है। के बाद आपके सामने एक आता है राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन बिल, जिसको कहते हैं धर्मांतर कानून। इसके लिए अनेक बार आपसे प्रश्न दे चुका हूं, आप वो पूछते हैं कब होगा। आज हमने इस बिल को मंजूरी दी है और आगामी विधानसभा का जब भी सत्र आएगा, इसमें हम पेश करके इस कानून को हम पास कराएंगे। दरअसल भजनलाल सरकार ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब भजनलाल सरकार सदन में धर्मांतरण विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक में 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही लव जिहाद रोकने के लिए भी विधेयक में प्रावधान है।
जो लोग जिनको जबरन और उनकी अज्ञानता में लोग धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, उन लोगों के लिए ये नीति लाई गई है। और अन्य राज्यों के तुलना करके ये नीति लाई गई है कि उनको मजबूरन बिना ज्ञान के, बिना उनको अज्ञानता में लोग धर्म परिवर्तन करा दिए जाते हैं। उसको लेकर एक नीति तैयार किए गए, अलग अलग कैटेगरीज वाइज उनके सजा का प्रावधान किया गया। इससे पहले भी प्रदेश में साल 2006 और 2008 में धर्म स्वातंत्र्य बिल 2 बार पास हुआ था, लेकिन तब केंद्र की यूपीए सरकार से इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में एक बार फिर भजनलाल सरकार बजट सत्र में इस बिल को पेश करेगी। राजस्थान में जिस कानून की बात की जा रही है उसमें क्या प्रावधान किए गए, किस तरह से राजस्थान में जबरन या प्रलोभन या लालच देकर के किए जाने वाले धर्म परिवर्तनों को रोका जाएगा, सामूहिक रूप से की जाने वाली कोशिशों को भी रोका जाएगा। जो लोग धर्म परिवर्तन के जरिए या फिर इस तरह की शादियां करके आरक्षण जैसी दूसरी चीजों का लाभ लेना चाहते हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पर प्रावधान रखे गए हैं। लव जिहाद का यहाँ पर जिक्र किया गया है, सजा और जुर्माने दोनों चीज यहाँ पर रखी गई हैं। और जिस तरह से सरकार अभी तैयारी कर रही है, इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा, वहां पर फिर जो है राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल के पास से फिर राष्ट्रपति के पास ये चीज जाएगी। उसके बाद में इसके लागू होने की स्थिति एक तरह से स्पष्ट हो पाएगी। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए अब आपको पाली से बड़ी खबर बताते चले। भालू ने एक महिला के ऊपर हमला कर दिया है। घायल महिला ने इलाज के दौरान बांगड़ अस्पताल में दम तोड़ दिया। मारवाड़ उपखंड के फुलाद गांव की एक घटना है। पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल मोर्चरी में रखवाया है। आपको महिला के शव की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस महिला के ऊपर भालू ने हमला किया था। इलाज चल रहा था इसका अस्पताल में, लेकिन इलाज के दरमियान महिला ने दम तोड़ दिया, नहीं बचाया जा सका। भालू के हमले के बाद से महिला को अस्पताल में इलाज चल रहा था, उस दरमियान इसने दम तोड़ा है। अब आपको बता दें कि पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। तेलंगाना के मुलुगु से बड़ी खबर आपको बताते चले। दरअसल पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिलती हुई नजर आई। मुलुगु के एतुरुनु गरम जंगल में यह मुठभेड़ बताई जा रही है। तो पुलिस और नक्सली के बीच में ये मुठभेड़ की बड़ी खबर आपको तेलंगाना से मुलुगु से बता रहे हैं, जहां पर बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को देखने को मिली है। मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर बताया जा रहे हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भी बड़ी खबर है। पीलीभीत में बड़ा रेल हादसा होने से बच गया है। दरअसल यहां पर रेल की पटरी में दरार आई और गांव वालों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। दुधिया खुर्द स्टेशन के पास की घटना है, जहां पर रेल की पटरी पर दरार आई है। रेलवे ट्रैक पर आप देखिए, ये दरार की तस्वीरें हैं। जिस पटरी से रेल गुजरती है उस पटरी में ये दरार की सीधे तस्वीरें ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। मैलानी से पीलीभीत जाने वाली रेलवे लाइन में दरार बताई जा रही है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं।